मंजीत, अब क्या करेगा तू? ऋषभ, जाना तो मुझे है। दोनों खामोश से खड़े रह गए। ऋषभ ने मंजीत की तरफ देखा। इसे क्या हुआ है? मंजीत शायद बीती बातें याद कर डर गया है। पिछली बार भी शिखा की शादी का टाइम था जब कबीर हमें छोड़कर गया था। ऋषभ सोच में डूब गया। दूसरी ओर मौली अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी कि फाइनली उसकी मंजिल उसे अब मिलने ही वाली है। वह अपना कोई अरमान अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ पापा उसे इस तरह देखकर बड़े सुकून में थे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अब इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आज वह अपनी अलमारी में से कुछ सामान निकाल रही थी कि उसका हाथ एक लिफाफे पर पड़ा। मौली ने उसे बाहर निकाला तो देखकर मुस्कुरा उठी। वह उस लिफाफे को लेकर सोफे पर बैठ गई और उसे खोला। उस लिफाफे में वही फोटोज थे जो मौली ने उस दिन मल्टीप्लेक्स में कबीर, देव और तारा के लिए थे। वह मुस्कुराते हुए पुरानी यादों में डूब गई। कितने अच्छे दिन थे वो। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कबीर, तारा जैसे दोस्त और देव जैसा प्यार और खुशनुमा माहौल जिसमें बस सुकून ही सुकून था। 3 साल से ऊपर गुजर गए। हालात बद से बदतर हुए और उनको हम सभी ने साथ मिलकर पार भी किया, लेकिन एक सच्चा दोस्त पीछे ही छूट गया जो आज भी हमारे साथ ना होते हुए भी हर वक्त हमारी यादों में है। मौली कबीर की फोटो को देखकर उदास हो गई। सच्ची, अगर आज तुम होते ना तो कितना मजा आता। मुझे और देव को मिलाने की जो शुरुआत तुमने की उसे अंजाम तक ऋषभ ने पहुंचा दिया। तुम्हारी कमी हमेशा खलेगी। तुम्हारे बिना हमारी हर खुशी अधूरी है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा रहोगे। कहते हुए वह उदास हो गई। मंजीत, ऋषभ देव के कमरे में आए। देव जो कि गुमसुम बैठा था उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया। ऋषभ खामोश सा उसे देखता रहा, फिर अगले ही पल मुस्कुराते हुए उसके सामने आ बैठा। अच्छा, यह तो बता कि क्यों नहीं जा सकता? अगर तेरी बात मुझे सही लगी तो मैं नहीं जाऊंगा। देव चुपचाप उसे देखने लगा। ऋषभ ने अब मंजीत की तरफ देखा। तूने कहीं भांग तो नहीं खिलाई ना इसे? मंजीत हड़बड़ाकर, नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? कहते हुए वह अंदर आकर देव के पास बैठ गया। ऋषभ देव से, अब ऐसे घूर घूर कर ही देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? देव, नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो बोलना था वो तो मैं बोल चुका हूँ। या तो मुझे चुन ले या फिर चला जा। ऋषभ उदास सा उसे देखने लगा। देव, ऐसे मासूम चेहरे बनाकर देखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने कह दिया तो कह दिया। अब उठ जा। मेरे साथ ज्यादा नाटक नहीं कर। फैसला तेरे हाथ में है। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो यही ठीक है। नहीं जा रहा मैं। कहते हुए वह देव के एक तरफ बैठ गया। देव उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मैं जानता था तू मेरी बात जरूर मानेगा। मंजीत हैरान सा ऋषभ को देख रहा था, लेकिन ऋषभ तो बड़े इत्मीनान से बैठा था। मंजीत समझ गया कि ऋषभ के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ पक रहा है। थोड़ी देर बाद देव उठकर बाहर जाने लगा कि ऋषभ भी उसके पीछे चल दिया। देव, कहाँ जा रहा है? ऋषभ, तेरे साथ चल रहा हूँ। देव, तू बैठ आराम से, मैं अभी आया। ऋषभ, नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। देव, अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। देव को पहले तो लगा कि शायद ऋषभ भी उसके साथ जा रहा है, लेकिन अगले 2 घंटे में वह बुरी तरह से परेशान हो गया। अब वह जहाँ भी जाता ऋषभ उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। देव ने उसे कई बार मना किया कि उसके पीछे पीछे ना आए, पर वह नहीं माना। देव थक हार कर अपने कमरे में वापस लौट आया और बैठ गया तो ऋषभ भी आकर उसके बगल में बैठ गया। देव उसे गुस्से से घूर रहा था, लेकिन ऋषभ तो बस प्यार से मुस्कुराए जा रहा था। मंजीत वहां आया। क्या बात है, दोनों आज हर वक्त साथ साथ घूम रहे हो? देव, मंजीत समझा इसे कि मुझे परेशान ना करे, हर जगह पीछे पीछे घूम रहा है। मंजीत, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमता है, कुछ वैसा ही हाल है यहाँ तो। ऋषभ जोर से हंसा। शाबाश मंजीत, क्या बात कही है तूने, लेकिन यहाँ तो पल्लू है ही नहीं, इसलिए बस यूं ही पीछे पीछे जा रहा हूँ। देव, पता नहीं मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। कहते हुए वह उठा और कमरे में परेशान सा घूमने लगा। ऋषभ भी अब उसके पीछे पीछे घूम रहा था। देव उसे गुस्से से देख बाहर की ओर जाने लगा कि ऋषभ भी अब उसके पीछे बाहर जाने लगा। देव मुड़कर कमरे के अंदर वॉशरूम की तरफ बढ़ा कि ऋषभ भी उसके पीछे आया। देव गुस्से में बोला, यहाँ भी साथ चलेगा क्या? 2 घंटे से तो सर पर नाच रहा है, अब खाएगा एक उल्टे हाथ का। ऋषभ मासूम चेहरा बनाकर बोला, हाँ मैं भी चलूंगा, लेकिन पहले तू चलेगा
तभी तो जाऊंगा ना तेरे साथ। देव हैरान सा उसे देख रहा था। पागल आदमी, यहाँ भी मेरे साथ जाएगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? ऋषभ गुनगुनाने लगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। देव अब उसे गुस्से से घूरने लगा। मंजीत हंसे जा रहा था। ऋषभ मंजीत की तरफ बढ़ा। यार मंजीत, किसी ने मुझे 2 घंटे पहले काम पर जाने से रोका था और उसी ने कहा था कि मैं उसके पास ही रहूं। अब पास हूं तो भी परेशानी है, दूर जाऊं तो भी परेशानी है। तू ही बता, मैं करूं तो करूं क्या? वह देव की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं ना, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता। पागल हूं मैं, अकेले थोड़ी ही रह सकता हूं। अब साथ ही तो रहूंगा हर वक्त इसके। देव समझ गया कि ऋषभ क्या कर रहा था। ओह, तो इस वजह से परेशान कर रहा है तू मुझे कि मैं खुद ही तुझसे परेशान होकर जाने को कह दूं। ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गंभीर स्वर में बोला, नहीं, यह सब मैंने इसलिए किया ताकि तुझे एहसास हो कि हमारा काम भी जरूरी है और हम लोग हर वक्त एक साथ नहीं रह सकते। आखिर कब तक यूं ही बैठा रहूंगा तेरी नजरों के सामने? देव वापस सोफे पर बैठ गया और बोला, ठीक है, पर जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूंगा। ऋषभ आकर उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना कि सगाई वाले दिन शाम को घर पहुंच जाऊंगा। मंजीत आकर देव के बगल में बैठ गया। ये हुई ना बात। देव, तू खामखा परेशान हो रहा है, आ जाएगा ये, जरूरी काम होगा कुछ। ऋषभ, वैसे मैं 2 घंटे लेट हो चुका हूँ, मुझे अभी निकलना होगा, कहते हुए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा कि देव की आवाज़ ने उसे रोक लिया। देव, पता नहीं क्यों, पर आज मेरा दिल सच में बहुत घबरा रहा है। तू आज नहीं जा कहीं। ऋषभ यह सुनकर हंस पड़ा। कैसी बात कर रहा है? मैं आऊंगा ना वापस। देव, कबीर भी तो ऐसे ही गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। न जाने क्यों आज एक बार फिर मुझे वही घबराहट सी हो रही है जो उस वक्त हुई थी। मैंने कहा था कबीर से कि मेरे पास आना, लेकिन देखो तो आज तक वापस नहीं आया। मैं बस इंतजार ही करता रह गया उसका। ठीक वैसे ही आज तू लौट कर आने का वादा कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों रह रहकर अजीब सा लग रहा है मुझे कि तू वापस आएगा भी या नहीं। ऋषभ शांत सा बोला, मैं जरूर आऊँगा, देर से ही सही पर आऊँगा ज़रूर। हाँ, कबीर की तरह वादे का पक्का तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं लौटूंगा, तू देख लेना। तीनों खामोश से एक दूसरे को देखने लगे। देव मुस्कुरा उठा। मेरा मन तो नहीं कर रहा तुझे जाने देने का, लेकिन अगर तू जाना चाहता है तो जा। बस इतना याद रखना कि मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तीनों की आंखें नम हो गईं। देव खुद को रोक नहीं पाया और उठकर ऋषभ के पास गया। वह ऋषभ के गले लग गया। एक और चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ऋषभ प्यार से बोला, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कहते हुए मंजीत की तरफ देखा। ध्यान रखना खुद का भी और देव का भी। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो तेरी बहुत धुलाई होगी। वह अब जल्दी से देव से दूर हटा और मुस्कुरा कर बोला, आऊंगा कैसे भी करके। तुम दोनों तो दुश्मन हो मेरे। मंजीत की बर्बादी देखने से तो चूक गया, लेकिन तेरी बर्बादी का पूरा पूरा जश्न मनाऊंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। मुस्कुराते हुए वह जल्दी से वहां से निकल गया। शाम को राधा माँ जैसे ही मंदिर से लौट कर आई तो बाहर दरवाजे पर ऋषभ खड़ा दिखा। आ गई मेरी ग्रेट लेडी। उसे वहां देख उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो हैरान सी बोली, तू यहाँ कैसे? तू तो सगाई वाले दिन आने वाला था ना? तूने झूठ बोला। ऋषभ, नहीं, आधा झूठ और आधा सच। दरअसल मैं अभी यहाँ आ गया हूँ, लेकिन सगाई से एक दिन पहले मुझे वापस काम से बाहर जाना होगा। फिर सगाई वाले दिन ही शाम तक वापस आ जाऊंगा। माँ, तो पहले सीधे सीधे नहीं बता सकता था कि आ रहा है? देव मंजीत को भी अपने साथ मिला लिया कि झूठ में? ऋषभ हंसते हुए बोला, नहीं, दरअसल उन्हें पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। सोचा पिछली बार तो सभी साथ थे तो मुझे आपका पूरा फोकस नहीं मिला था, तो सोचा कि अभी आकर बाजी मार लूँ। वैसे तारा कहीं नजर नहीं आ रही। और रोहन कहाँ है? माँ, वो दोनों अभी बाजार गए हैं, आने वाले होंगे थोड़ी देर में। ऋषभ, इसका मतलब फिलहाल मेरे पास कुछ सुकून भरा वक्त है, आराम कर लेता हूँ। वह कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद तारा रोहन वापस आए। माँ ने उन्हें बताया कि ऋषभ आया है मदद कराने को। तारा गुस्से से बोली, पता नहीं क्या क्या नाटक करेगा यह रावण। हमें जरूरत नहीं है उसकी, हम खुद कर सकते हैं अपना काम, आप उसे वापस भेज दो। माँ ने रोहन की तरफ देखा। तू मिलना चाहता था ना ऋषभ से, जा मिल ले। रोहन अब ऋषभ के कमरे के बाहर जाकर रुक गया।
उसने देखा कि वह किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोहन दूर खड़ा हुआ उसे देखने लगा कि यह तो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। वह अब थोड़ा सा भावुक हो गया कि कबीर भाई कितना प्यार करते थे मुझसे, बच्चों की तरह मेरा ध्यान रखते थे। कभी गुस्सा भी करते थे तो बस मेरे लिए, मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और जब मैं बना भी तो खुद बहुत दूर चले गए। ऋषभ की नजर अब रोहन पर पड़ी। वह चुपचाप उसे ही देख रहा था। ऋषभ सोच में डूब गया कि यह कौन है। वह कुछ पूछ पाता कि रोहन वहां से चला गया। ऋषभ ने फोन रखा और सोच में पड़ गया। वह कमरे से बाहर निकला पर रोहन कहीं दिखा नहीं। रोहन ऋषभ को देखकर उदास सा माँ के पास पहुंचा। माँ मुस्कुराकर बोली, बड़ी जल्दी मिलाया? रोहन, नहीं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उनसे मिलने की। मुझे कबीर भाई की याद आ गई और मैं वापस आ गया। माँ, हाँ यह तो है ही, इसका चेहरा ही नहीं, दिल भी अपने कबीर के जैसा है। बस थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये शरारती भी है। ऋषभ अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि सामने गुस्से में खड़ी तारा नजर आई। ऋषभ, क्या हुआ? तारा, तुम जितने भोले भाले बनते हो ना उतने हो नहीं, इसलिए मेरे सामने नाटक मत करो, समझे? ऋषभ, हाँ तुम तो जैसे बड़ी सीधी सादी हो, बताओ तो सही भला क्यों बिन बादल बरस रही हो? तारा, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह का मजाक करते हुए? उस दिन जब मैं पूछ रही थी कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ था क्या, तो सीधे सीधे मना नहीं कर सकते थे? ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कह देते कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हर बात पर तुम्हारा मजाक करना जरूरी है? कभी तो सीरियस हुआ करो। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, अच्छा, और तुम कभी भी सीरियस होती हो? मैंने तो सच ही कहा था। क्या एक बेटा अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता? प्यार तो प्यार ही होता है। और कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ, तुमने भी तो मेरी बात सबको बताई। प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है या नहीं? अगर सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम वो भी देव को बता देती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मजाक किया था, वरना तुमने ढिंढोरा पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जानती भी हो, ये बात मेरे बाबा तक पहुँच गई। तारा, तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरेंगी कभी, इतना याद रखना। इस बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। ऋषभ, ठीक है, मैं यहीं हूँ 2-3 दिन, देखता हूँ कि क्या करती हो। तारा, रावण रॉय, बचोगी नहीं। तारा अब कमरे से बाहर चली गई। उधर देव मंजीत ऊपर टेरेस पर बैठे थे। मंजीत, बड़े दिनों बाद खुशियाँ लौट कर आई हैं हमारी जिंदगी में, सब अच्छा हो जाएगा अब। देव, हाँ, लेकिन जो पीछे छूट गया वो फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। मेरा कबीर, मेरा भाई पीछे रह गया, उसके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। मंजीत, सही कहा तूने, अपना दोस्त था ही ऐसा। देव, ऋषभ से बात हुई क्या? मंजीत, अभी तक तो नहीं। देव, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, मिलने दे, इसकी क्लास लगाऊंगा। मंजीत हंसते हुए बोला, कुछ भी हो पर लड़का मजेदार है। देव भी मुस्कुरा उठा। ऋषभ रोहन को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचा तो देखा कि रोहन सो चुका था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और धीमी सी आवाज में बोला, तू परेशान नहीं होना, कबीर भाई ना सही पर ये तेरा ऋषभ भाई है ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मेरे होते हुए तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कहकर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला। ऋषभ माँ के कमरे में आया तो वहाँ तारा भी बैठी थी। ऋषभ, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, बताओ मुझे कौन से काम बाकी रह गए हैं, मैं करवाता हूँ कल से। तारा बेरुखी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी रोहन के साथ। ऋषभ, नहीं, रोहन को अभी अपनी जॉब पर फोकस करने दो, अभी मैं हूँ तो उसे परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तारा, ऐसा तुम्हें लगता है, देव भाई है उसका, वह अपने भाई की शादी में काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऋषभ, मैं करूँगा काम, मैं भी भाई हूँ देव का भी और रोहन का भी, वह अभी छोटा है, इतने अच्छे से नहीं कर सकेगा। तारा, ठीक है, तो मैं खुद कर लूँगी, तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। माँ, तारा ऐसा नहीं कहते बेटा। तारा, तो क्या कहूँ, आप ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रही हो इसे, यह शायद भूल रहा है कि ये ऋषभ है, कबीर नहीं। इसे समझा दीजिए, ऋषभ बनकर ही रहे, कबीर बनने की या उसकी जगह लेने की कोशिश भी ना करे। ऋषभ, 1 मिनट, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर माँ मुझे सिर पर चढ़ा रही हैं तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम्हें भी तो चढ़ा रखा है ना। देखो तो माँ कितनी रूडली बात कर रही है, दरअसल ये जलती है मुझसे। तारा हैरानी से उसे देखने लगी। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ, माँ यह लड़की तो पागल है, आप देख रही हो कि कैसे बात कर रही है मुझसे, ये कोई तरीका होता है किसी से बात करने का? इस तरह की चपड़ चपड़ करने से कोई काम नहीं होगा। तारा, हाँ, तुम तो बोलना जानते ही नहीं हो ना जैसे। माँ,
अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो, जाकर आराम करो, सुबह बात करते हैं कि आगे क्या करना है। अगले दिन रोहन सुबह सोकर उठा और माँ के पास गया। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, हाफ डे लिया है, आकर बाकी काम संभाल लूंगा, कहते हुए वह अपने कमरे में गया और तैयार हो बाहर निकलने को हुआ कि उसकी नज़र सामने पड़ी तो वहाँ ऋषभ मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ऋषभ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रोहन शांत सा उसे देख रहा था। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, छोटे साहब कब तक खड़ा रखोगे, अंदर भी बुला लो। रोहन को होश आया। हाँ हाँ, आइए ना। ऋषभ अंदर आकर रोहन के सामने खड़ा हुआ। तो ऑफिस जा रहे हो? रोहन, हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। ऋषभ ने उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया। तो एक काम करो, तुम मुझे एक बार वह सारे काम बता दो जो रह गए हैं। जब तक तुम लौट कर आओगे मैं उनको कर लूंगा। तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। रोहन मुस्कुराकर बोला, माँ सही कहती हैं, आपका चेहरा ही नहीं दिल भी कबीर बाई जैसा है। ऋषभ, थैंक्स। चलो वो बाकी काम की लिस्ट तो दो। रोहन अब कुछ बोलता कि ऋषभ के पीछे कुछ दूरी पर खड़ी तारा ने उसे इशारे से मना कर दिया। ऋषभ, बताओ भी। रोहन अब परेशान सा सोच में पड़ गया कि किसकी सुने, ऋषभ की या तारा की।